हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं हिंदी की विसर्ग संधियाँ। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्वर संधि और स्वर संधि के भेद कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही बारीकी के साथ। अगर आपको बिल्कुल भी संधि नहीं आती तो आपको 100% संधि आ जाएंगी अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल संधि वाली क्लास देखेंगे तो। बाकी आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, एक तो हिंदी के मैराथन सेशन वाली और दूसरी हिंदी के टॉपिक वाइज क्लासेस वाली। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखिए, आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर आपको संधि या समास बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं तो आपको समझ आ जाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो आज की वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो है हमारी विसर्ग संधि, हिंदी की विसर्ग संधियाँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि के लिए क्या नियम आवश्यक है। ठीक है, देखिए जब भी हमें संधि बनानी होती है हमें 2 पदों की आवश्यकता होती है कम से कम। इसे कहते हैं पूर्व पद और अगले वाले को कहेंगे उत्तर पद। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तर पद बाद वाला। ठीक है, यानी कि एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद, तभी तो उन दोनों पदों के वर्णों का योग करके क्या बनती है, संधि बनती है। ठीक है, तो विसर्ग संधि के लिए सबसे जरूरी क्या है कि पूर्व पद में आपको क्या दिया जाना चाहिए, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के बाद आपको विसर्ग दिए जाने चाहिए, तभी हमारा वहाँ विसर्ग संधि का नियम लगता है। जैसे हम व्यंजन संधि अभी तक करते हुए आ रहे थे, वहाँ पूर्व पद में हमें क्या चाहिए, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के नीचे हमें हलंत लगा हुआ मिलना चाहिए, तभी वहाँ व्यंजन संधि का नियम बनता है। और विसर्ग संधि का नियम ये कहता है कि पूर्व पद में क्या आने चाहिए, विसर्ग आने चाहिए, और उत्तर पद का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उससे कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा संधि पर। लेकिन मेन कंडीशन ये है कि अगर विसर्ग संधि हम कर रहे हैं तो वहाँ पूर्व पद के अंतिम वर्ण के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, विसर्ग लगा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए आगे उदाहरणों के माध्यम से मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़ेंगे, सकार का नियम, जिसे क्या कहा जाता है, सकार का नियम, या फिर आप कह दीजिए श, श और शा का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों शा यहाँ आ जाते हैं। लेकिन अब कब संधि करने पर कौन सा शा आएगा ये अभी हम नियम के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बार व्यंजन की परिभाषा में आपको क्लियर कर दूं। विसर्ग संधि के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है वो समझ लीजिए जरा। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से परिभाषा क्लियर करूंगी। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जब पूर्व पद में विसर्ग आया हो और उत्तर पद में कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन आए, ऐसी स्थिति मिलने पर हम क्या करते हैं, इस विसर्ग को हटाकर इसके स्थान पर या तो कोई स्वर लाते हैं या कोई व्यंजन लाते हैं। तो इस प्रकार की संधि को कौन सी संधि कहा जाता है, जब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन आता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, आई होप परिभाषा अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन आता है तो वहाँ विसर्ग संधि लगती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहला नियम पढ़ रहे थे और पहला नियम आपसे क्या कहता है वहाँ चलेंगे। ठीक है, यानी कि सकार का नियम या फिर आप कह सकते हैं शा का नियम। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, पहले नियम को मैं आपको समझा दूं फिर मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है कि यदि पूर्व पद में क्या दिए हैं, विसर्ग दिए हैं, और विसर्ग के बाद यानी उत्तर पद में आपको क्या मिले, पहला वर्ण या तो चा या छा मिले, तो वहां क्या हो जाता है, तो वहां विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, कौन सा वाला शा है, देखिए आप लोग इसको बोलते होंगे शिव भगवान वाला सा, लेकिन संस्कृत भाषा में इन साओं के क्या है, नाम दिए गए हैं, इसे बोलते हैं तालव्य शा। ठीक है, तो जब विसर्ग के बाद क्या हो, जब विसर्ग के बाद उत्तर पद में चा या क्या आया हो, छा आया हो, तो वहां क्या हो जाता है, वहां संधि करते समय इस विसर्ग के स्थान पर किसकी आवृत्ति हो जाती है, इस वाले शिव वाले शा की आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद उत्तर पद में आपको क्या मिले, टा या ठा मिले, पहला वर्ण उत्तर पद का, तो हमें क्या कर देना है, तो हमें इस विसर्ग को हटाकर इसके स्थान पर षटकोण वाला शा लगा देना है। ठीक है, कौन सा वाला शा लगा देना है, षटकोण वाला सा। और देखिए एक और नियम है यहीं पर, अगर आपको विसर्ग के बाद उत्तर पद का पहला वर्ण ता या था मिले तो आपने क्या करना है, इस विसर्ग के स्थान पर आपको ये सपेरा वाला सा बना देना है। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए आपको।
जब चाछा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर शिव वाला श आएगा। जब टाठा आएगा तो फिर विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श आएगा। और जब विसर्ग के बाद ता या था होगा तो विसर्ग के स्थान पर आपका सपेरा वाला सा आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही सरल संधियां हैं, व्यंजन संधियां, बहुत ही आराम से करते चलिए, एक एक नियम क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ क्या किया। देखिए सब में हमें पूर्व पद में क्या दिया है, विसर्ग दिया है, और उत्तर पद में आपके वही या तो चाछा है या फिर आपका टा ठा होगा या फिर ता था होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर नियम के अनुसार जिस सा का प्रयोग करना है वो करते चले जाएंगे। जैसे देखिए चा था तो हमने किस सा का प्रयोग कर दिया, शिव वाले सा का। और हमेशा ध्यान रखना तीनों सा आधी स्थिति में आएंगे। ठीक है, आधे लिखने होंगे हमें। ठीक है, पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा देख लीजिए, दुह प्लस तर आया था, ता आ गया तो विसर्ग के स्थान पर क्या लगाना है, सपेरा वाला सा। ठीक है, और कैसा, आधा। तो देखिए क्या हो गया, दुस्तर हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए निष्ठुर मान लीजिए ठा आ गया तो फिर से देखिए विसर्ग के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, षटकोण वाला शा लगा दिया। और कैसे लगाया, आधा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था टा और ठा आ रहा है तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना होगा, हमें विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला शा लगाना होगा। तो क्लियर है तीनों बातें आपको कि कब हमें शा लगाना है शिव वाला, कब हमें विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला शा लगाना है, और कब हमें विसर्ग के स्थान पर आपका सपेरा वाला सा लगाना है। ठीक है, क्लियर है। कुछ देखिए आपके क्या है, और भी नियम है जिन्हें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है विसर्ग। अब देखिए अगला नियम क्या बताया जा रहा है, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, यानी कि विसर्ग जैसा का तैसा रहना, उसमें कोई परिवर्तन न होना। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां विसर्ग के स्थान पर किसकी आवृत्ति भी हो जाती है, शा की आवृत्ति हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब ये इसी का एक दूसरा नियम है, इसी सा से जुड़ा हुआ। जरा मैं आपको एक आसान भाषा में क्लियर कर दूं इस नियम को कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूर्व पद में तो हमें विसर्ग दिया है और उत्तर पद में हमें क्या दे दिया जाता है, उत्तर पद में तीनों शाओं में से हमें कोई भी सा ऑलरेडी दिया गया रहता है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करना होता है, तो हमें संधि बनाते समय विसर्ग के स्थान पर वही शा लगा देना होता है जो उत्तर पद में दिया गया रहता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सरल नियम है। एक बार फिर से बता दूं कि अगर पूर्व पद में आपको विसर्ग दिए हैं और उत्तर पद का पहला वर्ण कोई शा है आपका, तीनों शा में से या तो शिव वाला सा हो सकता है, षटकोण वाला शा हो सकता है, या फिर आपका सपेरा वाला सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये विसर्ग को हटाकर वही वाला शा ला देना है, आधा, जो शा आपको दिया गया हो उत्तर पद में। ठीक है, चलिए, और कभी कभी शा ना लाकर वहां विसर्ग ही बना रहने देते हैं, लेकिन वो थोड़ा अपवादक है, आप उसको कम ही प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप शा का ही प्रयोग करें, ठीक है, तभी संधि बनेगी। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आपको मैंने नियम बताया कि पूर्व पद में क्या दिया गया होगा, विसर्ग दिया गया होगा, उत्तर पद में ऑलरेडी कोई सा दिया जाएगा, उत्तर पद का पहला वर्ण। तो संधि करते समय क्या करना है, ये विसर्ग हटाएंगे और विसर्ग के हटाकर विसर्ग के सामने जो शा दिया गया होगा उसी शा की आवृत्ति दोबारा कर देंगे विसर्ग के स्थान पर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ दुह प्लस शासन बराबर क्या हो गया, देखिए दुशासन हो गया। आप इसी को फॉलो करेंगे, ये सबसे स्पष्ट उत्तर है। ठीक है, देखिए अब जैसे कि अब यहाँ देख लीजिए, जैसे कि निहि प्लस संकोच था। अब देखिए उत्तर पद में सपेरा वाला सा था तो हमने विसर्ग के स्थान पर भी क्या ला दिया, सपेरा वाला सा ला दिया, तो पूरा क्या हो गया, निसंकोच। तो यही होती है विसर्ग संधि। यानी कि अब आपके सा के दो नियम हो गए, एक तो जब व्यंजन वर्ण आ रहा था चाछा और टा और आपका ता था, तब एक हमें परिवर्तन करना है शा का, और दूसरा जब ऑलरेडी उत्तर पद में शा ही दिया है तो फिर हमें विसर्ग के स्थान पर कौन सा शा लाना है, वो यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगले नियम पर चलेंगे। देखिए अगला नियम हमसे क्या कहता है कि विसर्ग के बाद यदि काखा और पाफा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अभी तक ऊपर आपने 3 वर्ग पढ़ लिए थे वहां, लेकिन हमने का वर्ग के 2 वर्ण और पा वर्ग के 2 वर्ण नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ अलग नियम लगता है। तो ये नियम हमसे ये कहता है कि अगर पूर्व पद में तो विसर्ग आए और उत्तर पद में या तो काखा आए या फिर पा फा व्यंजन वर्ण आए, तो वहां क्या करना है, तो वहां यहाँ विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा और दोनों पदों को
एक साथ लिख देंगे, ठीक है। मतलब लाइन पूरी एक नहीं करेंगे, ऊपर वाली रेखा मतलब वो धन का निशान हट जाएगा दोनों पदों के बीच में से, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, उदाहरणियां लिखी हैं, ठीक है। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, ठीक है, तो ये कुछ है। लेकिन अब यहीं पर अगला नियम और देख लेंगे, क्योंकि ये आपके क ख और प फ से रिलेटेड एक नियम और है इसका, तो दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से देखने हैं और नीचे वाला बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। देखिए, अगर क्या कह रहा है, अगर विसर्ग से पहले वाले वर्ण पर ह्रस्व ई और ह्रस्व उ यानी छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा दे दी गई है, तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, विसर्ग के स्थान पर शाक की आवृत्ति करनी पड़ेगी। और कौन से वाले शाक की आवृत्ति करनी पड़ेगी, षटकोण वाले शाक की आवृत्ति करनी होगी, ठीक है। जैसे देखिए, निहि प्लस कपट, तब देखिए विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा आ गई नी पे, तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना पड़ेगा, विसर्ग को हटाना पड़ेगा और किसका आगमन करना होगा, शा का आगमन करना होगा, ठीक है, षटकोण वाले। तो पूरा शब्द देखिए हमारा क्या बन गया, निहि प्लस कपट का बन गया निष्कपट, ठीक है। ये तब फॉलो होगा नियम जब आपके विसर्ग से पहले या तो किसी वर्ण पर छोटी ई की मात्रा लगी हो या छोटे ऊ की मात्रा लगी हो, और जब ये मात्रा नहीं लगी होगी तो फिर हमें इस ऊपर वाले नियम का प्रयोग करना होगा कि अगर पूर्व पद में विसर्ग है और ई और ऊ की मात्रा नहीं है और उत्तर पद में या तो काखा है या पाफा है, तो फिर वहां हमें विसर्ग नहीं हटाना है, विसर्ग को ज्यों का त्यों ही रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। ये और भी उदाहरण है, आप लोग सब में देख सकते हैं। 100% विसर्ग से पहले क्या आएगी, या तो ई की मात्रा आएगी या ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। उत्तर पद में या तो क्या होगा, या तो काखा आया होगा या पाफा आया होगा, तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, शा का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विसर्ग का कौन सा नियम, विसर्ग का रा वाला नियम, ठीक है। वहां विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। कब होता है रा, जरा मैं आपको समझा दूं। देखिए, इसका केवल एक नियम है जो आपको सरलता से ध्यान रखना है। इसमें क्या हो, जब विसर्ग से पहले क्या हो, कोई क्या ना आया हो, विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले छोटे आ या फिर बड़े आ की मात्रा ना आई हो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना कि पूर्व पद के विसर्ग से पहले छोटे आ और बड़े आ की मात्रा ना आई हो, किसी अन्य स्वर की मात्रा लगी हो, और उत्तर पद में या तो कोई स्वर दिया गया हो या फिर कोई व्यंजन हो, यानी कि उत्तर पद का पहला वर्ण या तो कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, रा वर्ण की आवृत्ति होती है। और रावण कैसा आता है, आधा आता है, ठीक है। रावण की आवृत्ति कैसी होगी, अर्धमात्रिक होगी। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है, अगर उत्तर पद में जैसे स्वर दिया गया होता है तो उस स्वर की मात्रा किस पर लग जाती है, इस रा पर लग जाती है। जैसे कि पहला ही उदाहरण देखेंगे, देखिए धू प्लस उपयोग दिया तो यहाँ क्या दिया है, ऊ, और यहाँ क्या दिया है, विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या दिया है, ऊ की मात्रा दी है, अर्थात क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर तो आपको रा की आवृत्ति करनी है और इस रा में भी मात्रा किसकी लगानी है, ऊ की लगानी है। लेकिन अगर यहाँ कोई व्यंजन रहता तो हमें किसी मात्रा को लगाने की आवश्यकता नहीं थी, रा कैसा आ जाता, आधा आ जाता, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए आधा रा अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये स्वर वाला उदाहरण हो गया, और एक देखिए व्यंजन वाला उदाहरण देख लेते हैं। पूर्व पद में देखिए नी है, यानी कि आ या आ की मात्रा के अलावा किसी अन्य स्वर की मात्रा है, और उत्तर पद में क्या लिखा है, मा, यानी व्यंजन वर्ड है। तो इस विसर्ग को हटाकर क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा, और किस पर लग जाएगा, अपने बाद वाले वर्ण पर लग जाएगा, यानी वा पर। तो पूरा शब्द क्या बन गया, निहि धन मल का निर्मल हो गया। क्लियर है ये वाला नियम भी। इसके और भी उदाहरण है, तो आप लोग आराम से इसको समझिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग यहाँ पर मोस्टली सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखेंगे, ताकि टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला नियम देखेंगे, जहां से आपकी संधि में कई बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से आपके पेपर में, ठीक है। और बहुत ही आने वाला उदाहरण है, एक तो नीरोग और नीरस, ठीक है। दोनों ही उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद वाले पद में क्या हो, मैं आपको नियम सरल भाषा में समझाती हूँ। अगर उत्तर पद में क्या दिया जाए, उत्तर पद में आपको रा व्यंजन दिया जाए
और पूर्व पद में क्या दिया हो, विसर्ग लगा हो और विसर्ग से पहले छोटे ई की मात्रा आई हो, ठीक है, छोटी ई की आई हो, छोटे ऊ की आई हो, कैसी भी मात्रा आई हो, मतलब किसी ह्रस्व स्वर की मात्रा आ गई हो, किससे पहले, विसर्ग से पहले छोटे छोटे मतलब आपके छोटे स्वर की मात्रा आ गई हो और विसर्ग के बाद आपका निश्चित रूप से रा व्यंजन आया हो, तो क्या करना होता है, तो ऐसे टाइम संधि करते समय जब हम संधि करते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग को हटाकर जो मात्रा लगी होती है उसे दीर्घ मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नी पे अभी कैसी मात्रा लगी है, छोटी मात्रा लगी है और पीछे क्या लिखा था, रोग, यानी कि रा आ गया उत्तर पद में हमारा, तो हमें क्या करना है, इस विसर्ग को हटाकर ये जो छोटी ई की मात्रा है इसे किस में बदल देना है, बड़ी ई की मात्रा में बदल देना है। इस नियम की कंडीशन तभी लागू होती है जब उत्तर पद में निश्चित रूप से उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो, रा हो। सभी में देख लीजिए उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, रा है, ठीक है। और यही जाने माने उदाहरण है जो कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी अगर रट लेंगे कि ये नीरोग, नीरज, नीरस और नीरव, ये 4 उदाहरण आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखेंगे। इसके बाद जो हमें करना है, इसके बाद देखिए क्या है कि कुछ आपके मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 2-3 उदाहरण है, आप याद रख लेंगे। विसर्ग लोप संधि जहां होती है, विसर्ग लोप संधि आपसे क्या कहती है कि पूर्व पद में क्या है, पूर्व पद में एक तो आपके विसर्ग लगे हैं और विसर्ग से पहले क्या हो, उस विसर्ग से पहले आपकी आ और आ की मात्रा लगी हो किसी व्यंजन वर्ण पे और उत्तर पद में कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ नहीं करना है, केवल विसर्ग को हटा देना है और बाकी पूरे शब्द को जोड़कर लिख देना है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि विसर्ग से पहले आ और आ की मात्रा आई हो और उत्तर पद में क्या हो, कोई भिन्न स्वर आया हो, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ आपको स्वर मिलेगा। तो क्या करना है, संधि करते समय केवल विसर्ग को हटा देना है और बाकी पूरी आपकी संधि बन जाएगी। इसे कहा जाता है विसर्ग लोप संधि, ठीक है। चलिए तो बाकी ये कुछ आपके यहाँ आप लोग देख लेंगे, ये आपके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख लीजिए। ये नमः प्लस कार का क्या हो गया, नमस्कार, इसमें क्या आता है, शाह आता है। ये कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए विसर्ग संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने सारे नियम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ये जो भी आपका हिंदी रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी। तो अब हमारी सारी संधियाँ कवर हो चुकी हैं हिंदी की और हम लोगों ने सारे समास भी कवर कर लिए हैं। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए हिंदी के मैराथन सेशन भी हैं। तो इसके अलावा भी अगर और प्रैक्टिस आपको करनी है संधि या समास की, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।